आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं सीएनबीसी आवाज़ और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियोज़ में। हमेशा की तरह हर हफ्ते हम आपके लिए फ़ायदेमंद फंड्स में एक ऐसी स्कीम की चर्चा करते हैं जहां पर आप एक लंबी अवधि में या मध्यम अवधि में भी एसआईपी के ज़रिए बहुत अच्छे अबव एवरेज रिटर्न्स कमा सकते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं श्री प्रतीक ओसवाल साहब। आप मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पैसिव फंड्स के हेड हैं और इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक नया फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल MSCI EAFE टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स फंड। ओसवाल साहब, स्वागत है आपका। और बहुत ही लंबा नाम रखा आपने इस नई लॉन्च का। बताइए क्या सोच है यहाँ पर? आप एक MSCI EAFE यानी कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और फार ईस्ट के जो इंडेक्स हैं उसमें 100 शेयर हैं, वहाँ पर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे। बताइए क्या कारण है कि आप इस फंड को लॉन्च कर रहे हैं? नमस्ते जी, आपके शो में रखने के लिए धन्यवाद। तो शैलेंद्र जी, एक बहुत ही बड़ा विषय जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आज आया है लास्ट 2 सालों में, वो है अंतर्राष्ट्रीय निवेश या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की बात बोलते हैं। वो था करीबन 2-2.5 हजार करोड़ 2-3 साल पहले और आज हो गया है 40,000 करोड़। तो बहुत सारे लाखों इन्वेस्टर आज अंतर्राष्ट्रीय के जो ये म्यूचुअल फंड है वहाँ पे निवेश करते हैं और वहाँ पे यूएस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मशहूर हो गया है। और मेरे हिसाब से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं आज उनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूएस में निवेश कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स भी है आप पूछ रहे हैं कि आज तो हमने यूएस में तो निवेश कर लिया है, लेकिन उसके बाहर भी क्या होना चाहिए। इसके हिसाब से हमने ये नया फंड हम लेके आए हैं जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल MSCI टॉप सेलेक्ट इंडेक्स फंड, टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स फंड। तो अगर आप देखते हो कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है यूएस में ऑलरेडी इन्वेस्ट या फिर निवेश कर रहे हैं और उनके लिए अगर आप उनको यूएस के बाहर देखना हो तो ये फंड बहुत ही काम की आती है। बहुत ही आसानी से ये इन्वेस्टर जो है यूरोप, यूके और जापान के जो टॉप 100 फंड्स है उसमें वो निवेश कर सकते हैं। अगर आप देखते हो ये रीजन जो है डेवलप मार्केट्स, बहुत ही उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा है। वहाँ पे उनको पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इनोवेटिव जो कंपनियां हैं उसमें भी वो निवेश कर सकते हैं आसानी से ये फंड के द्वारा। जी, मैं अपने दर्शकों को और जो निवेशक हैं उनको ये बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट का एक बहुत ही जाना माना ETF है जिसे हम लोग N100 के नाम से जानते हैं। नैस्डैक 100 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सन 2009 में लॉन्च किया गया था और पिछले 12 साल के अंतराल में ये हमारे देश का एक टॉप परफॉर्मिंग फंड और ETF रहा है जहां पर निवेशकों ने साल दर साल 20-22% से ज़्यादा CAGR रिटर्न कमाया है। क्या ये नया फंड ऐसा करेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस चर्चा को ओसवाल साहब आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अमेरिका के बाहर तो समझ में आता है कि कोई निवेशक भारतीय बाजारों में ज़रूर निवेश करना पाएगा, लेकिन इसको आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं कि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी होगा, फार ईस्ट भी होगा और एशिया भी होगा? क्या आपको कठिनाई नहीं होगी इतने सारे बाजारों को अंडरस्टैंड करने के लिए और उनमें से 10, 12, 15, 20, 25 या 50 स्टॉक्स खरीदने के लिए? क्या ज़रूरत थी इस डाइवर्सिफिकेशन की? हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अगर आप विदेशी जो इन्वेस्टर या फिर निवेशकों को देखते हो, ये जो थीम है EAFE यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड फार ईस्ट, ये बहुत ही एक्चुअली विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल थीम है एक्चुअली। तो अगर आप देखते हो करीबन 300 से 400 बिलियन डॉलर ये थीम या ये विषय में लोगों ने अपनाया है। तो हमारे हिसाब से अगर आपको यूएस के बाहर देखना हो तो ये थीम ग्लोबली बहुत ही मशहूर है और इसलिए हमने ये थीम को इंडिया में अपनाया है और इंडिया में अभी लेके आए हैं।
और मेरे हिसाब से ऑल्सो अगर आप इन्वेस्टर को देखते हो कि उनका ये जो विषय है या थीम है ग्लोबल इन्वेस्टिंग का, वहां पे यूएस में ऑलरेडी उन्होंने विषय कर दिया है। तो अगर एक ग्लोबल थीम आप इन्वेस्ट करते हो, मेरे हिसाब से यूएस काफी है। अगर बहुत सारे दर्शकों या फिर निवेशकों को निवेश करना हो या फिर इन्वेस्ट करना हो, तो मेरे हिसाब से यूएस बहुत ही काफी है। ऑलरेडी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन आपको यूएस फंड के द्वारा मिलता है। लेकिन अगर आपको दूसरे कंपनियां में इन्वेस्ट करना हो तो फिर यह बहुत ही आसान सा फंड है। हमने बहुत सारे कंट्री या देशों में इन्वेस्ट किया, क्योंकि हमारे हिसाब से अगर आप एक सिंगल कंट्री या फिर 5 या 6 देशों में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत सारा पॉलिटिकल रिस्क भी आपको आता है। अगर हमारे ये फंड में 10 कंट्री आती है जहाँ पे आपको सिर्फ कंपनियां के बारे में सोचना होगा, विदेशों के बारे में आपको नहीं सोचना होगा। इसलिए ये हमारे हिसाब से बहुत ही आसान है अगर आपको कोई भी फंड देखना हो जो यूएस के बाहर निवेश करता है। अच्छा, ये बताइए ओसवाल साहब, यहाँ पर आप कैसे करेंसी रिस्क मैनेज करेंगे? जो आपका N100 नैस्डैक 100 ETF था, वहाँ पर तो आप सिर्फ डॉलर के विरुद्ध थे और डॉलर एक्चुअली आपकी मदद कर रहा था पिछले 10 साल से, क्योंकि अप्रिशिएट करता है रुपये के खिलाफ 5% लगभग हर साल। तो वहाँ पर हमें करेंसी का भी बेनिफिट मिल रहा था जो लोकल निवेशक हैं। अब यहाँ पर 10 देश हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, ये करेंसी रिस्क पर आप किस तरीके का पंट लेंगे, इसको कैसे मैनेज करें? हाँ जी, तो आप देखते हो ये जो 10 कंट्री है या फिर देशों है, इनका जो ये करेंसी एक्चुअली बहुत ही स्टेबल है। और तो अगर आप लास्ट 10-20 सालों में देखोगे, और एक्चुअली ये फंड में भी आपको करीबन 3% का आपको करेंसी का इम्पैक्ट मिलता है। तो अगर आप देखोगे ये फंड को लास्ट या 10 सालों में या 15 सालों में, तो करीबन अगर आप सब देशों को मिला के देखोगे तो आपको 3% का फायदा मिलता है। और हमें ऐसा लगता है कि नैस्डैक 100 की तरह, जहाँ पे आपको 4-4.5% का फायदा मिल रहा है, ये थीम में भी आपको सिमिलर फायदा मिलता है आपको करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में। चलिए, मैं आपको ये ज़रा बहुत ही आसान शब्दों में समझा देता हूँ। देखिए, भारतीय इकोनॉमी की अगर आप बैलेंस शीट देखें तो हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं मुकाबले एक्सपोर्ट्स के। इसीलिए हर साल हमारा रुपया डॉलर के और अन्य करेंसीज के विरुद्ध आपको कमज़ोर होता हुआ दिखता है। डॉलर अगर आप लंबी अवधि में देखें तो हर साल 5% अप्रिशिएट करता है, यानी कि रुपये गिरता है। और जो बास्केट ऑफ करेंसीज जिनसे ओसवाल साहब लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगे आपको कुछ समय में, वो ऑन एवरेज 3% अप्रिशिएट करती हैं रुपये के हिसाब से। जब आप इन स्टॉक्स को बाहर जाके खरीदते हैं तो ये डेप्रिसिएशन जो रुपया की है वो आपको फ़ायदे में दिखती है, क्योंकि अगर आप 5 साल बाद बेचेंगे तो रुपया या तो 10 या 11% और डेप्रिशिएट हो चुका होगा। तो जो पैसा वापस आता है डॉलर या अन्य करेंसी में, वो ज़्यादा रुपए खींच पाएगा। ओसवाल साहब, मैंने ठीक समझाया? हाँ जी, एकदम। चलिए, अब आगे चलते हैं। ये बताइए, ये जो MSCI एशिया फार ईस्ट एशिया इंडेक्स है, जिसमें 100 अच्छी कंपनीज का मिश्रण है, इसमें किस किस तरीके के कौन कौन से सेक्टर्स जुड़े हुए हैं? 1-2 कंपनीज का जिक्र कीजिए ताकि हमारे दर्शक समझ पाएं कि आप क्या क्या खरीदने वाले हैं। हाँ जी, तो अगर आप देखते हो ये जो इंडेक्स है MSCI ईफा इंडेक्स, ये टॉप 100 के जो कंपनियां हैं, ये जो विदेशों में, उनको ये इन्वेस्ट करता है। तो ये एक पैसिवली मैनेज फंड है, तो यहाँ पे कोई फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है। हमें सिर्फ सिंपल एक निफ्टी इंडेक्स की तरह हम ये 100 कंपनियों में निवेश करेंगे। तो अगर आप देखते हो ये फंड में बहुत सारे, ये जो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा ये फंड में है। अगर आप देखोगे यूएस फंड में, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो सबसे ज्यादा बड़े स्टॉक्स होते हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। लेकिन अगर आप ये रीजन को देखते हो, यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपके स्टॉक्स होंगे। बहुत सारे कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर गुड्स की कंपनियां हैं, बहुत सारे हेल्थ के कंपनियां, बहुत सारे ऑटोमोटिव की कंपनियां हैं ये फंड में। इसलिए बहुत ही डाइवर्सिफाइड फंड है। अगर आप देखोगे कोई नाम, अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स देखते हो ये फंड के लिए, तो आप देखोगे नेस्ले, रोश, सोनी, लुई विटॉन जैसे बड़े बड़े कंपनियां, ये फंड में आप निवेश कर सकते हो। ये बात बताइए ओसवाल साहब, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड फंड होगा, क्या इसमें आप